Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। YouTube पर भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण की रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम किसी सामान्य राजनीतिक भाषण की नहीं, बल्कि एक ऐसे कम्युनिकेशन टूल की बात करने जा रहे हैं जो अब राज्य कला की एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर 2025 को हुए मन की बात के 128वें एपिसोड की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में एक ऐसा महीना बताया है जिसमें बहुत सारी आकांक्षाएं लाए। यह संबोधन सिर्फ मासिक घटनाओं का विवरण नहीं था, यह विकसित भारत के लिए एक औपचारिक घोषणा पत्र था, यानी मैनिफेस्टो था। यह पूरा संबोधन 4 मुख्य रणनीतिक स्तंभों पर टिका था। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, पहला, जेन जी की शक्ति, हमारे युवा और तकनीकी इंपॉर्टेंस। नंबर 2, आत्मनिर्भर रक्षा, देश की सुरक्षा क्षमताओं को स्वदेशी बनाना। नंबर 3, सॉफ्ट पावर, खेल और संस्कृति के माध्यम से दुनिया में अपनी छाप छोड़ना। और नंबर 4, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान देना। तो आइए हम सब एक ऐसी रोमांचक कहानी से शुरू करते हैं जो हमें बताती है कि भारत की नई पीढ़ी किस तरह असफलता को सफलता की सीढ़ी बना रही है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह पर ड्रोन कैसे उड़ेगा? यह इतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में जेन जी को भारत की तकनीकी संप्रभुता का मुख्य वास्तुकार, यानी प्राइमरी आर्किटेक्ट्स बताया है। उन्होंने किसी सामान्य शिक्षा की बात नहीं की, बल्कि उच्च तकनीकी दक्षताओं, यानी हाई टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पर जोर दिया है। इस खंड का केंद्र बिंदु इसरो द्वारा आयोजित एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता थी। छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ड्रोन को मंगल ग्रह के सिमुलेटेड माहौल में नेविगेट कराना था। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मंगल पर जीपीएस काम नहीं करता, यानी छात्रों को अपने ड्रोन को केवल ऑनबोर्ड कैमरा और खुद के लिखे हुए सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स का उपयोग करके उड़ाना, स्थिर करना और लैंड कराना था। सरल शब्दों में कहें तो यह बिना आंखों के अंधेरे में रास्ता खोजने जैसा था। यह सामान्य ड्रोन उड़ाने में कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, यह ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम बनाने जैसा है। इस हाई स्टेक मुकाबले में पुणे की एक टीम ने जीत हासिल की, जिसे प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सराहा। इस टीम का नाम था गैलेक्टिक गियरहेड्स और ये एक पुणे की स्कूल है। क्या आपको लगता है कि पुणे की इस टीम को सफलता तुरंत मिल गई? नहीं। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि विकास चरण के दौरान उनका ड्रोन कई बार क्रैश हुआ था और यहीं पर पीएम ने एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश दिया। उन्होंने छात्रों की इन शुरुआती विफलताओं को सीधे हमारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा से जोड़ा। उन्हें याद आया कि 2019 का वो दिन जब चंद्रयान-2 लैंडर टचडाउन के ठीक पहले फेल हो गया था और पूरे देश में निराशा छा गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह विफलता से बाहर आने के बाद निर्मित हुए आत्मविश्वास की सफलता थी। उन्होंने वैज्ञानिक असफलताओं को शर्मिंदगी नहीं माना, बल्कि सफलता के लिए आवश्यक अग्रदूत बताया। इसका मतलब क्या है? यह बयान तो काम करता है। विफलता का विकल्प, यह स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम से जोखिम लेने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। और दूसरा, राष्ट्रीय लचीलापन, यह संदेश चाहता है कि चाहे महामारी हो, चाहे विवाद हो, चाहे तकनीकी विफलता, हमारा राष्ट्र हर संकट पर उभरकर मजबूत होता है। जेनजी की सफलता के बाद पीएम मोदी ने बताया कि यह इनोवेशन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, यह अब बड़े उद्योग का रूप ले रहा है। उन्होंने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन पर जोर दिया। स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च कर चुका है। यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। भारत अब राज्य एकाधिकार यानी स्टेट मोनोपोली वाले स्पेस मॉडल से हटकर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि स्काई रूट जैसी भारतीय कंपनियां अब स्पेसएक्स या रॉकेट लैब जैसे वैश्विक संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। यानी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ये कंपटीशन करेंगी। अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए पीएम ने विमान क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्रांति की बात की, एमआरओ क्रांति। अब एमआरओ क्या है?
इसका मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। पहले भारतीय विमानों के महंगे लीप इंजन की सर्विसिंग के लिए हमें उन्हें विदेश भेजना पड़ता था। इससे हमारा बहुत सारा पैसा यानी विदेशी मुद्रा बाहर चला जाता था। अब हैदराबाद के सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज द्वारा भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप है और हमें विमान प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता से सेवा प्रदान का बना रहा है, यानी हम एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। दोस्तों, हाईटेक की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारा देश टिका है, हमारा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक खबर दी। भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने 357 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया है। सोचिए, यह एक दशक पहले की तुलना में 100 मिलियन टन की वृद्धि है। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन पर भारी ध्यान केंद्रित किया है। यह क्रांति है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। उन्होंने बताया कि देश में शहद का उत्पादन बढ़कर 1.5 लाख मीट्रिक टन हो गया है और हाल के वर्षों में निर्यात 3 गुना हो गया है। मीठी क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बेहतरीन रणनीति है। इसमें पूंजी कम लगती है लेकिन मुनाफा ज्यादा होता है। यह किसानों की आय के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का शानदार तरीका है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि क्रांति हर क्षेत्र में हो रही है। उन्होंने कर्नाटक की 2 सफल कोऑपरेटिव्स की प्रशंसा की। पहला, ग्राम जन्या संगठन। यह 2500 यानी 2500 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाता है। आधुनिक प्रसंस्करण और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग करता है। और दूसरा, शिव गंगा कलंजिया। यह सरकारिता दिखाती है कि कैसे सामूहिक शक्ति छोटे किसानों के लिए बड़ी बाधाओं को तोड़ सकती है। उन्होंने दूर दराज के आदिवासी समुदायों को भी राष्ट्रीय मंच पर जगह दी। नागालैंड की खियामू खियामनियुंगल जनजाति द्वारा पारंपरिक क्लिफ हनी पहाड़ी शहद शिकार को मान्यता दी गई। यह दर्शाता है कि स्वदेशी ज्ञान का भी राष्ट्रीय विकास में महत्व है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जम्मू कश्मीर से आई। प्रधानमंत्री ने रामबान जिले के उत्पादित रामबान सुलाई शहद, रामबान सुलाई हनी का विशेष उल्लेख किया। यह शहद जंगली तुलसी के अमृत से बनता है और अपनी सफेद रंगत के लिए प्रसिद्ध है। इस शहद का भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त है। जेएनके जम्मू एंड कश्मीर के उस उत्पाद को राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक समानीकरण और स्थिरता की कहानी को मजबूत करता है। यह वहां के युवाओं को स्थानीय रोजगार भी देता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण लगातार जारी है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है भारतीय नौसेना में आईएनएस माहे के शामिल होना। पीएम मोदी ने इस जहाज के तकनीकी पक्ष से ज्यादा इसके सांस्कृतिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। यह जहाज पुडुचेरी के माहे जिले के नाम पर रखा गया है, जो हमारे कोरोमांडल और मलाबार तटों के इतिहास को जोड़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह युद्धपोत का प्रतीक चिन्ह क्रेस्ट केरल के प्राचीन मार्शल आर्ट कलरी पयटू के उपयोग की जाने वाली पारंपरिक लचीली तलवार ऊर्मी जैसा दिखता है। यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे सांस्कृतिक रक्षा कहा जाता है। यह दिखाता है कि देश की रक्षा सिर्फ केंद्र का काम नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र का विरासत अब राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। खेल हमारी सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2025
को खेलों के लिए सुपर हिट महीना बताया। इस महीने का सबसे बड़ा गौरव था भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आईसीसी महिला विश्व कप जीतना। यह भारत के इस टूर्नामेंट में पहली जीत थी। पीएम ने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत के लिए खिलाड़ियों के स्टील जैसे हौसले की प्रशंसा की। लेकिन देखिए, इंक्लूसिविटी का कितना बड़ा उदाहरण पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने मुख्य धारा की जीत के साथ साथ ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप टीम की अजेत जीत को भी समान रूप में उजागर किया। यह दिखाता है कि सबका साथ सबका विकास मंत्र कैसे खेल के मैदान में भी लागू होता है। और एक बड़ी खबर, भारत विशेष रूप से अहमदाबाद गुजरात द्वारा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की घोषणा की पुष्टि की गई। यह 2036 ओलंपिक मेजबानी की हमारी महत्वाकांक्षा की दिशा में पहला बड़ा कदम है। अब बात करते हैं कि कैसे हमारे लोकल कारीगर ग्लोबल स्टेज पर हमारे सांस्कृतिक राजदूत यानी कल्चरल एम्बेसडर्स बन रहे हैं। जोहानिसबर्ग G20 साउथ अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने विश्व नेताओं को दिए गए हारों का विवरण किया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी चीजें दी जो हमारे कारीगरों की कला को दर्शाती है। जापान और इटली को करीमनगर तेलंगाना की सिल्वर फिलग्री यानी चांदी के बारीक काम भेंट की गई। दक्षिण अफ्रीका को तंजावुर यानी तमिलनाडु का कांस्य नटराज भेंट किया गया। इन जिलों का नाम लेकर पीएम ने कारीगरों को सीधे भारत की वैश्विक शक्ति से जोड़ा है। अब धार्मिक और आध्यात्मिक कूटनीति की बात करते हैं। पीएम ने बताया कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भूटान, थाईलैंड और खास तौर पर रूस के कलमिकिया भेजा गया। कलमिकिया यूरोप का एकमात्र बौद्ध बहुत क्षेत्र है। यह पारंपरिक भू राजनीतिक चैनलों को दरकिनार करके रूस के साथ आध्यात्मिक पहचान से जोड़ने का एक अनोखा तरीका है। अंत में पीएम ने एक और आर्थिक अपील की, वेड इन इंडिया अभियान। उन्होंने परिवारों से विदेशों के बजाय भारत के भीतर ही डेस्टिनेशन वेडिंग करने का आग्रह किया है, क्योंकि हमारी वेडिंग इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। इस पूंजी को घरेलू अर्थव्यवस्था में बनाए रखना हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, 128वें मन की बात को सुनकर हमें क्या समझ आता है? यह संबोधन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को सफलता पूर्वक जोड़ता है। एक तरफ गैलेक्टिक गियरहेड्स की हाईटेक कहानी जो मंगल पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ नागालैंड के वो शहद शिकारियों की पारंपरिक ज्ञान। पीएम मोदी ने भारत की एक ऐसी छवि पेश की जो अपनी पहचान में सहज है। एक ऐसा राष्ट्र जो रॉकेट लॉन्च करने और प्राचीन शिल्पों को संरक्षित करने के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखता। आप युवाओं के सत्यापन की बात करें, सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बात करें, आर्थिक एकीकरण की बात करें, ये सारा दर्शाता है कि देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर है। आपकी राय क्या है? क्या ये सारे स्तंभ मिलकर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहें पावर प्ले इंडिया। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.